Goal, nation's leading institute. Hello dear students, I am Shailesh Jha, Chemistry Faculty, Goal Institute, Patna. Okay, today we will see organic chemistry part of spot test 4. Okay, see solutions of questions of organic chemistry. We have first question number 50. So let us see what is in question number 50. देखते हैं. Which of the following can be prepared by Gabriel method from their corresponding halide? मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, करेस्पॉन्डिंग हेलाइड से गैब्रियल मेथड से इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है? स्टूडेंट आपको पता है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में होता क्या है, जरा सा एक बार उसको रिमाइंड करते हैं, तब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. स्टूडेंट हम लोग गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में CONH थैलिमाइड लेते हैं, ठीक है, N और H लगा हुआ इससे तो थैलिमाइड हो गया. H प्लस पहले हटता है KOH देने से, तो N पे क्या आता है स्टूडेंट, माइनस. अब जो एमाइन बनाना है, मान लो आपको बनाना है RNH2, तो इसके लिए हम RX एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट. अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह R पे अटैक करता है, X को रिमूव कर देता है, मतलब मैकेनिज्म कौन सा हुआ, SN2, ठीक है. तो N से जाकर के R अटैच हो जाता है. फर्दर फिर बेस देते हैं OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह, फिर अटैक करके उस पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, RNH2 का फॉर्मेशन करता है. स्टूडेंट हमारा काम तो इतने से ही बन जाएगा. स्टूडेंट ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, R पे अटैक किया, X को रिमूव किया. अब कहता है कि कौन सा प्रिपेयर किया जा सकता है गैब्रियल मेथड से, तो RX पे मेन हम लोगों को फोकस करना है. तो देखो जरा, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल एमाइन ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो अगर टर्शियरी ब्यूटाइल एमाइन हमें बनाना हो तो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड लेना पड़ेगा RX. आपको मैं बताया अभी, अगर RNH2 बनाना है तो RX लेना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड. तो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड का अगर बात करो तो CH3 ये टर्शियरी ब्यूटाइल और हैलोजन ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड. अब स्टूडेंट अगर सोचो तुम यहां पे RX के बदले में ये वाला हैलाइड लेते हो, यही है टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, ये लेते हो, तो क्या SN2 इस टर्शियरी हैलाइड पे हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, SN2 इसमें होगा ही नहीं. अब SN2 नहीं होगा तो इससे तो हम टर्शियरी ब्यूटाइल एमाइन नहीं बना सकते. ओके स्टूडेंट. सेकेंड है नियोपेंटाइल एमीन. नियोपेंटाइल एमाइन बनाने के लिए नियोपेंटाइल हैलाइड लेना पड़ेगा. तो जरा देखिए, नियोपेंटाइल हैलाइड कुछ इस तरह का होगा, और आपको क्लियरली पता है कि ये जो मैं नियोपेंटाइल हैलाइड इधर लिखा हूं, यहां भी देखो हैलोजन जिससे लगा हुआ है. अब ये अल्फा पोजीशन, बीटा पे एल्काइल का ब्रांचिंग है, तो ये भी SN2 नहीं दे पाएगा स्टूडेंट. SN2 में इसका रिलेटिव रेट इस तरह के सबस्ट्रेट का 0.00001 होता है, मतलब नेग्लिजिबल. ये SN2 ये भी इसका मतलब नहीं दे पाएगा. ओके स्टूडेंट. नियोपेंटाइल ब्रोमाइड भी एक लाइन में सिंपल वे में बोलें तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं होगा. बीटा पोजीशन पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो तो SN2 नहीं देता है. ओके, तो नियोपेंटाइल एमाइन भी नहीं बना सकते, ठीक है स्टूडेंट. फिर है वाइनाइल एमाइन. तो वाइनाइल एमाइन बनाने के लिए वाइनाइल हैलाइड लेना पड़ेगा. अब देखो वाइनाइल हैलाइड, X जिससे लगा ये अल्फा, अब अल्फा अनसेचुरेशन है, अल्फा पे डबल बॉन्ड है. अल्फा अनसेचुरेशन होने से ये ना तो SN1 देगा ना है SN2 देगा. यहां बात है कि SN2 देगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं देगा. इस अल्फा अनसेचुरेशन को 2-3 पॉइंट में भी तुम बोल सकते हो कि रेजोनेंस के कारण यहां होगा ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी कम हो जाएगी. SN1 के रिगार्डिंग अगर बात करें, यहां नहीं होगा, लेकिन अगर उसके रिगार्डिंग बात करें तो वाइनाइलिक कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होगा. SN2 के रिगार्डिंग बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा इस कार्बन पे अटैक करने, तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको रिपेल करेगा. इसी को एक लाइन में हम कह देते हैं कि अल्फा अनसेचुरेशन है तो ये SN1 या SN2 नहीं देगा. तो स्टूडेंट वाइनाइल एमाइन भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वाइनाइल हैलाइड जो है वो SN2 नहीं देगा. तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, एलाइल एमाइन.
एलाइल एमीन बनाने के लिए हम लोगों को हैलाइड कौन सा लेना पड़ेगा, CH2X। अब इस पे क्यों नहीं होगा, इस पे तो आसानी से SN2 हो पाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, बट अच्छे तरीके से इसको फ्रेम किया गया था। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, ओके, एक बायोमोलिक्यूल का अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 क्वेश्चन में क्या कहता है स्टूडेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, यह हमें बताना है। इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ सिप्स रिएजेंट, गलत। स्टूडेंट, जब हम लोग ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए कुछ रिएक्शंस दिए गए आपके एनसीईआरटी के बुक में। तो आप क्लियरली उसमें पढ़ते हैं कि ग्लूकोज जो है वो सिप्स रिएजेंट के साथ, मतलब सिप्स टेस्ट नहीं देता है, एक्वस NaHSO3 के साथ नहीं रिएक्शन करता है, तो ये तो कहता है कि इट रिएक्ट्स विद, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर फोर्थ ऑप्शन एक बार देखो, इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी गलत है स्टूडेंट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट ये देता है, इसलिए फोर्थ भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन को पढ़ो, थर्ड में कहता है पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ NH2H, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों स्टूडेंट, आप इसको इस तरह समझो, देखो जैसे मैं ग्लूकोज बनाऊं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही मैं बनाता हूं इसका, तो जरा देखिए HOH HOH OHH HOH और यहां CH2OH और H, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं ग्लूकोज बनाया, अल्फा ग्लूकोज बनाया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसका रिएक्शन अगर आप करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो मान लो मैं 5 मोल्स CH3COO COCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, ये C है, H3, इससे मैं रिएक्शन कराया। रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट, सोचो, एक में मैं मैकेनिज्म से बताता हूं, सभी जगह वही पांचों जगह जुड़ेगा। तो देखो ये O पे लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है O पे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक किया, CO को ओपन किया, फिर रिटर्न होगा और लिविंग ग्रुप को भगाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट। तो स्टूडेंट क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा ध्यान से देखना, O से क्या जुड़ जाएगा, OCOCH3 और ये CH3COO माइनस बाहर निकला, H प्लस लेकर के CH3COH, तो OCOCH3 ये OH के बदले में यहां भी हो जाएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, पांचों जगह हो जाएगा। तो इस OCOCH3 को हम शॉर्ट में OAC, COCH3 को एसिटाइल, तो OAC। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट वो कैसा बनेगा, जरा देखो, मैं यहां पे बनाता हूं उस प्रोडक्ट को, तो देखो HOAC HOAC OAC H, यहां भी HOAC और CH2OAC H, और साथ में 5 मोल्स CH3COOH का बनेगा, ये प्रोडक्ट बना। अब पॉइंट क्या है, यही जो प्रोडक्ट बना, ध्यान दोगे स्टूडेंट, ये जो प्रोडक्ट बना, अब जैसे ये रिएक्टेंट हम लोग क्या लिखे थे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो ये जो प्रोडक्ट बना 5 एसीटेट लगा हुआ है, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये बन गया। अब स्टूडेंट ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, ये NH2OH से कैसे रिएक्ट करेगा, सोचो, NH2OH हाइड्रोक्साइल एमीन से रिएक्शन कौन करता है, सोचो, एल्डिहाइड या कीटोन। तो अगर इसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप रहेगा तब तो वो NH2OH से रिएक्शन कर पाएगा। तो ये जो आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, क्या इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री कीटोन ग्रुप है, नहीं है ना स्टूडेंट। तो क्योंकि इसमें अब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड का बात यहां करेंगे, ग्लूकोज का बात कर रहा था, ठीक है, तो क्योंकि इसमें कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अब नहीं है और नहीं है, इसलिए ये NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर हो गया। NH2OH से कौन रिएक्शन करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन, इसमें फ्री नहीं है वो ग्रुप, इस कारण से ये रिएक्शन नहीं देता है। तो यही तो कह रहा है, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ NH2OH। तो करेक्ट आंसर 52 का कौन सा हो गया स्टूडेंट्स,
थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया अब ये क्वेश्चन अच्छे से? ओके, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कौन सा दिया हुआ है। तो देखिए 52 के बाद अगेन एक बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है आपके पास 58। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज गिव्स। स्टूडेंट्स, सेल्यूलोज जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का। अच्छे से बोलें तो बीटा डी ग्लूकोज का। और जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो C1 और C4 के बीच में होता है। क्लियर हो गया बात? तो सेल्यूलोज किसका सेल्यूलोज आपको पता है पॉलीसेक्राइड है, ये किसका पॉलीमर होता है? अल्फा नहीं, बीटा डी ग्लूकोज का, जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 C4 पे होता है। अब पढ़ो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से क्या जुड़ा हुआ था स्टूडेंट? सारा का सारा बीटा डी ग्लूकोज। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो वही यूनिट मिलेगा आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीटा तो दिया नहीं हुआ है, तो देखो फ्रुक्टोज, ये देखो डी ग्लूकोज। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो एल ग्लूकोज लिखा हुआ है, डी फ्रुक्टोज लिखा है, डी राइबोज। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ग्लूकोज। और अच्छे से बोलें तो बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए, तो 58 का आंसर फोर्थ हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है फिर। देखो तो 58 के बाद जो अब आपके पास क्वेश्चन है, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, चलो 60 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इसको जरा देखिए, आपको दिया गया फिनॉल पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है। सबसे पहले इसमें NaOH दिए, NaOH दोगे स्टूडेंट तो ये यहां से H+ ले लेगा। ठीक है, H+ ये रिलीज कर देगा तो O पे माइनस आएगा। तो NO2 तो एज इट इज रह गया, यहां पे आ गया O-। ठीक है, NO2। अब ये फिर CH3CH2Br पे अटैक करेगा। CH3CH2Br सेकंड में दिया था ना, तो ये इस कार्बन पे अटैक किया, Br को रिमूव कर दिया। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का OCH2CH3, और जो पैरा पोजीशन पे NO2 है वो कहां जाएगा भाई? वो तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे फिर से रिएक्शन दिया, ये X बन गया स्टूडेंट, पहला वाला प्रोडक्ट जो X था वो बन गया। अब इसमें Fe+HCl दिया, Fe+HCl, तो Fe+HCl दे, Sn+HCl दे, ये RNO2 को किस में रिड्यूस कर देता है? RNH2 में। तो ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? NH2 में। और बाकी ऊपर तो जो है वो तो रहेगा ही। तो इसका जो प्रोडक्ट बन गया फाइनल, ये ऊपर तो OET था ही, इथाइल, और नीचे NO2 कन्वर्ट हो गया NH2 में, यही प्रोडक्ट हो गया Y। तो Y आपसे पूछा भी जा रहा है, तो देखिए OET और पैरा पे NH2 कहां पे दिया है? OET पैरा पे NH2। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 60। Okay, so next we have question number 61. Again, ये एमाइन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब पढ़ते हैं। हिंजबर्ग टेस्ट क्या दिया हुआ है देखिए, हिंजबर्ग टेस्ट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो हिंजबर्ग टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों को डिस्टिंग्विश करता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हिंजबर्ग टेस्ट में करते क्या है समझो जरा सा। हिंजबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, PHSO2Cl। ठीक है, समझो, अगर ये हिंजबर्ग रिएजेंट हो गया, अगर तुम प्राइमरी अमाइन लो जैसे RNH2, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दो PHSO2Cl से, तो देखो ये N का लोन पेयर इस पे अटैक किया, SO बॉन्ड ओपन किया, रिटर्न हुआ, Cl को भगा दिया, क्या बना यहां से? तो यहां से क्या बनेगा जरा देखना, PH डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, ये NH2 पे प्लस आएगा, H+ हटा दो तो NHR। अब N पे जो ये हाइड्रोजन है ये हाईली एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन, इस कारण से ये सॉल्यूबल इन एल्कली होता है, आपको याद होगा ये। ठीक है स्टूडेंट, यही अगर आप सेकेंडरी अमाइन लेते तो यहां NR2 लगा रहता, H नहीं रहता। तो N
पे कोई हाइड्रोजन था नहीं, सेकेंडरी का बात कर रहे हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था तो इनसॉल्युबल होता है एल्कली में। और अगर टर्सरी अमाइन लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये बेंजीन सल्फोनाइल के साथ, क्लोराइड के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाता है। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश किया जाता है, किसके हेल्प से? हिंजबर्ग टेस्ट के हेल्प से। अब पढ़ो, अब अच्छे से तुमको ये क्लियर हो जाएगा। तो हिंजबर्ग टेस्ट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। ओके, दिस इज करेक्ट। हिंजबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना हुआ, ये अलग स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन ये करेक्ट नहीं है। तो बोथ ए assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। चलिए देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ये देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next we have question number 63. Okay, next we have question number 63. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63 को अगर देखो तो ए में HNO2 दिया है और फिर मेजर प्रोडक्ट, फिर HBr और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड देके ये प्रोडक्ट जो है वो गिवन है। तो आपसे पूछा है कि ए इसमें से क्या है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को तुम ऐसे ऑप्शन से भी देख के बता सकते हो। इसका आंसर होगा 2। क्यों होगा, जरा ऑप्शन से देखो तुम। हम लोग स्टूडेंट जानते हैं यहां जो NH2 दिया है ना, यहां जो HNO2 दिया है, सॉरी HNO2 दिया है, तो NaNO2 प्लस HCl दे या HNO2 दे, एमाइन के साथ वो डाइजोनियम बनाएगा और फिर एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डाइजोनियम एलिफेटिक बहुत अनस्टेबल होता है। समझो जरा बात को, मेरे कहने का मतलब ये कि अगर हमें RNH2 दिया है, एलिफेटिक एमाइन, इसमें दे दिया जाए NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2, तो पहले RN2 प्लस बनता है, बहुत ही लेस स्टेबल होगा, तुरंत N2 रिलीज करेगा। N2 रिलीज करेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट? R प्लस, और ये फिर वाटर से खुद रिएक्शन करके ROH एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता है स्टूडेंट? एल्कोहल बनेगा। यहां भी तुम कुछ वैसा ही करो। देखो, इसमें इस तरह से तुम सोच सकते हो, जैसे सबस्ट्रेट देखो क्या दिया हुआ है, कितना कार्बन है? 1 2 3 4, और उसके बाद NH2 लगा है, तो 1 2 3 4, और इसमें क्या लगा है? NH2। तो NH2 फिर HNO2 दोगे तो N2 प्लस में कन्वर्ट होगा, ये ब्रेक होगा, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो मैं H करके ही लिख देता हूं। तो CH3 CH2 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 पे प्लस आया। अब क्या करोगे स्टूडेंट? कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करोगे तो यहां पे प्लस आएगा, तो H माइनस शिफ्ट कर दो तो क्या बनेगा? यहां से CH3 CH2 CH पे प्लस CH3, यही बनेगा। अब वाटर का अटैक कराओ तो OH लगेगा, एल्कोहल बनता है, तो CH3 CH2 CH OH और CH3, ये बना। इसके बाद स्टूडेंट क्या दिया है? देखो, B तो बन गया, अब इसमें पहले HBr दिया है, तो HBr दोगे तो पहले OH प्रोटोनेट होगा, OH2 प्लस, वाटर निकलेगा, प्लस आएगा, फिर Br माइनस अटैक करेगा तो Br लगेगा। तो डायरेक्ट मैं बना देता हूं, तो इसमें अगर HBr दे दिए तो CH3 CH2 CH, इससे Br और यहां CH3, ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद देखो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दिया है, वो जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अब स्टूडेंट याद करो, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो है स्टूडेंट, वो स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, और स्टेरिकली हिंडर्ड बेस अगर दिया हुआ हो, इसके प्रेजेंस में E2 तो होगा, वो तो डेफिनेट है, लेकिन स्टूडेंट E2 में भी वो वाला बीटा हाइड्रोजन हटेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, सबसे कम है, वो बीटा हटेगा। तो देखो, ये Br हटा और इस बीटा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये Br ये H हट के यहां डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो यही दिया है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इतना कुछ नहीं भी करते, HNO2 देख करके भी हम अंदाजा लगा सकते थे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 63 के बाद 64। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये एमाइन चैप्टर का, और देखिए आपसे तुरंत ये सॉल्व हो गया होगा। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव कार्बाइल एमीन रिएक्शन। स्टूडेंट, कार्बाइल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है, किसके लिए होता है? 1 डिग्री अमाइन के लिए। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री अमाइन अगर RNH2 ले और उसका रिएक्शन CHCl3 प्लस बेस से कराए तो RNC बनता है, जिसको एल्काइल आइसोसाइनाइड कहते हैं या एल्काइल कार्बाइल एमाइन कहते हैं। उसी के फाउल स्मेल से डिटेक्ट किया जाता है। तो सीधा वाला बात, 1 डिग्री एमाइन जो भी होगा वो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। और एमाइन कैसे पहचानते हैं स्टूडेंट? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, छोटा चीज है, लेकिन स्टूडेंट यहां गलती भी कर देता है। तो स्टूडेंट बाकी जैसे अल्कोहल कैसे पहचानते हो, जैसे टर्सरी अल्कोहल कैसे देखोगे? तो टर्सरी कार्बन से जो OH जुड़ा रहेगा वो होगा टर्सरी अल्कोहल। लेकिन टर्सरी एमाइन कैसे देखोगे? तो N अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एमाइन कैसे देखोगे? N अगर 1 कार्बन से जुड़ा है। चलो तो देखो, ये प्राइमरी एमाइन है, देगा। ये भी NH2 है, प्राइमरी एमाइन, ये भी देगा। ये भी प्राइमरी एमाइन है, ये भी देगा। बट यहां देखो N 2 कार्बन से लगा है, सेकेंडरी एमाइन, तो ये नहीं देगा। तो A B C तीनों दिया, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है हम लोगों को 64 के बाद। देखो 68 एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन दिया है 68। स्टूडेंट, हम लोग जो एक नॉर्मल ट्रेंड बेसिक स्ट्रेंथ का जानते हैं एमाइंस में अगर बात करें तो टर्सरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, ये होता है। अब अमोनिया उसके बाद में, ठीक है। लेकिन अगर एक्वस या यू कैन से एक इन जनरल बोलो प्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हो, तो वहां पे मिथाइल एमाइन और इथाइल एमाइन का अलग अलग बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वैसे सॉल्वेंट में होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट? प्रोटिक जैसे तुम वाटर मानो सबसे अच्छा, तो वाटर में ही पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो मिथाइल एमाइन के केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया को उसके बाद। और यही अगर इथाइल एमाइन में देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया, ये इथाइल एमाइन के केस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अगर यही गैस फेज देता तब नॉर्मल ट्रेंड होता, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। तो अभी देखिए क्या दिया है, ये इथाइल एमाइन का दिया और करेक्ट ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का दिया हुआ है। तो चलो सबसे ज्यादा तो 2 डिग्री का है, तो देखो C2H5 हॉल 2 NH, उसके बाद अमोनिया दे दिया, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, ये 2 डिग्री हो गया, फिर ये C2H5 NH2 1 डिग्री हो गया, फिर अमोनिया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट? सेकंड। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन सिंपल सा था, तो आंसर 68 का सेकंड ऑप्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है। 70 में थोड़ा सा स्टूडेंट याद रखने वाला है क्वेश्चन, ठीक है? क्या है इसमें? देखो, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन टायरोसिन एमिनो एसिड। तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि टायरोसिन का क्या स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, एनसीईआरटी में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स का एग्जांपल्स दिया हुआ है, आप उसमें उसको जरूर एक बार लर्न करें और उसको कुछ का जितना ही आपको याद हो पाता है उसका स्ट्रक्चर याद करें। याद ऐसे नहीं करना है, लिख के एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, वो दिमाग में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट? चलो, तो अभी इसमें टायरोसिन में कार्बन का नंबर हमसे पूछा जा रहा है। टायरोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, देखो, बेंजीन OH लगा दो, फिर यहां CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, यहां NH2H और ऊपर COOH। यही स्ट्रक्चर होता है टायरोसिन का। अब इसमें टोटल कार्बन काउंट करना है, तो गिनो। ऊपर COH का कार्बन 1, 2, 3 और 6 कार्बन बेंजीन वाला, तो 6 और 3 मिला कितना हुआ? 9, तो टोटल 9 कार्बन हो गए। तो मेन इसमें स्ट्रक्चर याद रखना था, स्ट्रक्चर याद है तो तुरंत बन जाएगा। तो आंसर कौन सा 9 किसमें दिया हुआ? देखो सेकंड ऑप्शन। तो 70 का कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? सेकंड। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ये? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो 70 के बाद हम लोगों को क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 75 को। इसमें क्या है कि COH और यहां SOCl2 सीक्वेंशियल रिएक्शन फिर से दिया, कैसे बनाओगे प्रोडक्ट जरा देखो स्टूडेंट्स। हम लोगों को COOH बेंजीन से लगा के दिया और मेटा पे Br, और इसमें पहले दिया है SOCl2। तो तुमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन SOCl2 से कराओगे तो OH हट के क्या लगेगा Cl, ठीक है, और Br तो एज इट इज रहेगा। तो यहां से जो बनेगा COCl हो गया और जो Br था वो तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, NH3 और हीट दिया हुआ है तो इसमें दे दिए हम लोग NH3। N का लोन पेयर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट करो, तो ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा, CO को ओपन करेगा, रिटर्न होकर के फिर Cl को रिमूव कर देगा। तो यहां पे क्या लग जाएगा स्टूडेंट, NH2। तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा हो गया, C डबल बॉन्ड O NH2, और जो Br था मेटा पे वो तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद अगर देखो तो Y तो ऑलरेडी हम लोग बना लिए, ये हो गया Y, ये COH और Br SOCl2 दिए थे उससे बना था X, तो ये प्रोडक्ट हो गया X, ठीक है। अब इसमें दिया है फिर Br2 प्लस NaOH, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। तो इसमें अगर तुम दे दो Br2 प्लस NaOH हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो ये CO को गायब कर दो, NH2 लगा दो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या हो जाएगा, CO को हटा दिए तो यहां लग गया NH2, और जो मेटा पे Br था वो तो रहेगा ही। अब इसको देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह से, NH2 और मेटा पे Br, तो देखो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, ये देखो थर्ड ऑप्शन को देखो, NH2 और मेटा पे Br। तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। ओके, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है, एक बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन दिया आपको, आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए बिकॉज आरएनए कंटेंस। आरएनए डीएनए से डिफरेंट कैसे है ये पूछ रहा है कि आरएनए में भाई ऐसा क्या है। अब स्टूडेंट होता क्या है कि आरएनए हो या डीएनए हो, इसका अगर तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या क्या मिलेगा, पेंटोज शुगर मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, और उसके बाद जो है फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों चीज मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर तुम बात करो आरएनए का तो इसमें क्या क्या मिलेगा, और डीएनए का हाइड्रोलिसिस करो तो उसमें मतलब पेंटोज शुगर, उसमें दोनों में अलग अलग क्या मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस क्या मिलेगा, ये हमें जानना है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अगर हम आरएनए का हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब उसमें जो पेंटोज शुगर तुमको मिलेगा वो बीटा डी राइबोज, ठीक है, और डीएनए में मिलेगा बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। तो यहां तो आरएनए का पूछा है तो राइबोज हो गया, बीटा डी राइबोज, ठीक है स्टूडेंट। तो एक तो हो गया कि इसमें शुगर जो पेंटोज शुगर होगा आरएनए में वो क्या होगा स्टूडेंट, राइबोज शुगर। अब देखो आरएनए और डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस में डिफरेंस होता है वो क्या है स्टूडेंट, तो आरएनए में रहता है यूरेसिल, ठीक है, आरएनए में क्या रहेगा, यूरेसिल, और वही चीज जो आपका डीएनए में रहेगा वो कौन सा होता है, थायमिन, ठीक है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये किसमें हो गया आपका, डीएनए में, और आरएनए में क्या क्या हो जाएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और थायमिन के बदले में क्या रहेगा स्टूडेंट, यूरेसिल। तो देखो आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर एंड यूरेसिल, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कौन सा है, 77 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास अब है क्वेश्चन नंबर 79। देखो अगेन एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें तुमको फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br है और इसमें MgEt2 मैग्नीशियम ड्राईथर दिया तो MgBr हो जाएगा। अब RMgX क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, R माइनस, तो ये CO2 पे जाकर के अटैक करेगा तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये इस कार्बन पे अटैक किया, CO को ओपन कर दिया। उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस भी दिया है तो क्या बनेगा स्टूडेंट, यहां से देखो CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 COO माइनस, तो H प्लस लेकर के COH। इसके बाद क्या दिया गया, SOCl2 pyridine। तो SOCl2 क्या करेगा, OH को Cl में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें अगर SOCl2 दे दिया जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 COCl इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद NH3 और हीट दिया गया, तो NH3 N का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, CO ओपन रिटर्न, फिर Cl को भगा देगा। तो इसमें अगर तुम NH3 और हीट ऐसा देते हो तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह का, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CO NH2। और इसके अलावे अगर हम बात करें तो Br2 प्लस NaOH दिया है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। तो ये जो CO है CONH2 वो NH2 रह जाएगा, मतलब इसमें आपने दिया Br2 प्लस NaOH, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। तो फाइनल प्रोडक्ट जो W है वो ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलो ऑप्शन में मिलाओ, कहां पे है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। तो करेक्ट आंसर 79 का हो गया सेकंड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट ये क्वेश्चन? आगे बने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 79 के बाद देखो 84 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। 84 देखो 84 में क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम आयन टेक्स प्लेस, इनमें से कौन से रिएक्शन में डाइजोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो स्टूडेंट क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्यों, जो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन है, ठीक है स्टूडेंट, जो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन है उसको अगर तुम NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराते हो या HNO2 से कराते हो, एंड माइनड टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 से 278 केल्विन। तो यहां पे वही तो दिया है HNO2 और 273 केल्विन, तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब डाइजोनियम आयन कह लो अभी, तो N2 प्लस ये बनेगा इसमें फर्स्ट में। सेकेंड ऑप्शन को देखो तो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है ही नहीं, फोर्थ भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो आंसर तो फर्स्ट मिल गया। हमारे मन में यह भी तो आ सकता है कि एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन हो, तो स्टूडेंट एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन अगर हो उसमें तुम NaNO2 प्लस HCl दोगे या फिर HNO2, तो जो डाइजोनियम बनता है ना स्टूडेंट बहुत ही लेस स्टेबल होता है, तुरंत डिकम्पोज होकर के N2 रिलीज कर देता है और फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनाता है। कहने का मतलब ये कि उस केस में जो प्रोडक्ट होगा हम डाइजोनियम नहीं कहेंगे। इसी में यही एनिलीन दिया है HNO2, ये 273 केल्विन अगर नहीं दिया हो तो फाइनली ये जो डाइजोनियम बनेगा ये स्टेबल नहीं रहता है, N2 रिलीज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो डाइजोनियम बनता है ये 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टेबल रह पाता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छे से? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। ये था 84। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 86। चलो देखते हैं। अगेन एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करें। एक्स क्या बनेगा, देखो Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl को भगा देगा, तो एक्स क्या होगा स्टूडेंट, 3 कार्बन है देखो, तो CH3 CH2 CH2 और Cn हो गया। इसके बाद इसमें OH माइनस H2O और क्लियरली लिखा है 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझे हम लोग, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कंप्लीट तो नहीं होगा क्योंकि 1 ही इक्विवेलेंट दिया, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें एमाइड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो Y जो हो जाएगा इसमें CH3 CH2 CH2 CONH2, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बना। फिर दिया Y में Br2 प्लस NaOH, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो CONH2 है तो CO को हटा दो, NH2 लग जाएगा, तो Z हो गया CH3 CH2 CH2 NH2। अब इसमें फिर CHCl3 प्लस KOH दिया, तो RNH2 1 डिग्री अमाइन हुआ, CHCl3 प्लस KOH दोगे तो RNC कार्बाइल एमीन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो W जो हो जाएगा
दैट विल बी CH3 CH2 CH2 NC, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। तो आपसे W ही पूछा है कि फाइनल प्रोडक्ट जो W है वो क्या बनेगा, तो चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 1 2 3 कार्बन और NC, 1 2 3 कार्बन NC, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास वो है क्वेश्चन नंबर 87। देखो क्या दिया हुआ है। एनिलीन दिया है सबसे पहले। एनिलीन में क्या दिया स्टूडेंट? NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन। तो NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन पे दोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा कि नहीं, अभी हम लोग बात किए थे। तो सबसे पहले ये बना N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। इसका रिएक्शन फर्दर किससे दिया है? देखो इसका रिएक्शन फर्दर दे दिया फिनॉल से, और मीडियम क्या है स्टूडेंट? माइल्ड बेसिक, माइल्ड बेसिक मीडियम। अब देखो स्टूडेंट, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन दिया है फिनॉल से, और मीडियम माइल्ड बेसिक। एक्चुअली इसका पीएच रेंज 9 से 10 होता है, ये नहीं भी याद रहे चलेगा, माइल्ड बेसिक मीडियम में होता है। तो ये कपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल हुआ कि नहीं स्टूडेंट? बोलो कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इस OH के पैरा पोजीशन पे ये जाके जुड़ेगा, मतलब ये दोनों रिंग इस N2 के थ्रू कपल हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देखना। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये OH, और इसके पैरा पोजीशन पे जोड़ोगे N डबल बॉन्ड N और PH, ये बनेगा। N डबल बॉन्ड N है, इसको एजो ग्रुप कहते हैं हम लोग, याद करो एजो ग्रुप। अब जो भी स्टूडेंट एजो कंपाउंड होता है ना, सभी का यूज किसकी तरह किया जाता है? कलर्ड डाई की तरह यूज किया जाता है। उसमें फिनॉल के केस में और एनिलीन के केस में, ये दोनों आपका एनसीईआरटी में कलर भी दिया है और आपको कलर याद रखना है। तो बड़ा आसान है, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। जैसे फिनॉल के केस में ये जो बना है आपका एजो कंपाउंड, तो फिनॉल में बेंजीन से क्या लगा होता है स्टूडेंट? OH। तो बेंजीन से डायरेक्ट क्या जुड़ा है? O। अब बच्चा क्लास में पढ़ते थे O फॉर ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर का डाई होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो फिनॉल के केस में कौन सा कलर का डाई मिलेगा? ऑरेंज। और एनिलीन के केस में येलो। एक याद रहेगा ऑरेंज, तो वो येलो। बस ये दोनों का कलर हमें याद रखना है। तो कहता है कि ये जो डाई बना कौन से कलर का बना, तो आंसर होगा ऑरेंज डाई। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये क्वेश्चन अच्छे से? ओके आगे बढ़ते हैं। चलो 87 ये था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है हम लोगों के पास। ओके क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहता है देखो स्टूडेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। बीटा ग्लूकोपाइरेनोज का हमें स्ट्रक्चर पूछ रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये जो दिया है ना स्टूडेंट, ये हेवॉर्थ रिप्रेजेंटेशन है। जरा इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखो। ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे हम लोग लिखते हैं, तो देखो CHO HOH, 3 नंबर पे लेफ्ट साइड रहता है OH, OHH HOH HOH और CH2OH। ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है, अब ये OH राइट हैंड साइड है तो डी ग्लूकोज हो गया। लास्ट कैरल सेंटर पे OH राइट हैंड साइड है तो डी ग्लूकोज होगा। ओके, इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये 5 पे जो O का लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस CO को ओपन कर देगा। स्टूडेंट कार्बन नंबर 1 पे हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलने वाला है? O माइनस, तो H+ लेकर के OH हो जाएगा और एक H। तो कार्बन नंबर 1 पे क्या क्या रहेगा स्टूडेंट? OH और H। कार्बन नंबर 1 जो अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसमें कार्बन नंबर 1 को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है, अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है तो अल्फा बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है तो बीटा बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पे हमें बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का ही स्ट्रक्चर पूछ रहा है।
तो साइक्लिक कैसे बनाओगे? OH को लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि बीटा बोल रहा है, H ये कार्बन नंबर 1 हो गया। 2 पे नॉर्मल जैसे है HOH, 3 पे जैसे नॉर्मल है OHH, 4 पे HOH। अब कार्बन नंबर 5 पे एक तो H है, फिर इस O के थ्रू ये कार्बन जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो इसको, O से अब इस कार्बन को जोड़ दो, और नीचे जो CH2OH था वो तो रहेगा ही। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये स्टूडेंट हम लोग किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किए? बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का। अल्फा में क्या डिफरेंस होता? ये जो OH लेफ्ट हैंड साइड है तो OH राइट हैंड साइड होता तो अल्फा कहते। यही कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन होता है। क्लियर है आपको? इसी का हेवॉर्थ रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि ये सब कार्बन नहीं है, आपको पता है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और 5 O के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ये बस लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, बीच में ये सब कार्बन नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब इसका हेवॉर्थ अगर ड्रॉ करोगे, इसका अगर हेवॉर्थ ड्रॉ करोगे तो देखो किस तरह से हम ड्रॉ करें। देखो, तो 6 मेंबर का रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन भी है, तो इस तरह से अब देखो कहां कौन सा ग्रुप लगाना है ये मैं आपको समझा देता हूं। नंबरिंग कर लो। 1 और 5 स्टूडेंट देखना, 1 और 5 ये O के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन नंबर हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 और 5 देखो O के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 और 5 को हम भी O से जोड़ दिए। अब देखो इसका एक ट्रिक है हेवॉर्थ रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने का कि OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो हेवॉर्थ में उसको D डाउन ड्रॉ करो, लेफ्ट है तो अप, उल्टा, ठीक। चलो, कार्बन नंबर 1 पे देखो OH लेफ्ट है तो कहां आएगा? अप। 2 पे कहां है? राइट, तो डाउन। 3 पे लेफ्ट है तो अप, 4 पे राइट है तो डाउन, और 5 पे जो ये CH2OH है ये हमेशा अप ही रहेगा, ये कार्बन नंबर 6 है। तो ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं यही किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बोलो या फिर ग्लूकोपाइरेनोज, यही स्ट्रक्चर होगा। अब इसको मिलाओ कौन से ऑप्शन में दे रखा है। फर्स्ट को देखो, OH ऊपर H नीचे, बाकी भी मिलाओ, मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया फर्स्ट ऑप्शन, OH ऊपर रहना जरूरी होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हमने देखा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।